चैप्टर 67 माई हम्प इज इन डेविल मोड स्माइल विद हॉर्न्स। चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। खन्ना परिवार सुनीता जी तापस का हाथ पकड़कर कहती है, क्या सच में तेरा एक्सीडेंट उन्होंने करवाया है? तापस, माँ क्या रखा है पुरानी बातों में, और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक जो मुझे मार। तापस आगे बोलता कि सुनीता जी उसके मुंह पर हाथ रख ना में अपना सर हिलाकर कहती है, ना बच्चे ऐसा ना बोल, बहुत समय बाद मुझे तू मिला है, सब मिला है, इतनी खुशियां मिली है, अब मैं फिर से नहीं खोना चाहती। ये सुन तापस सुनीता जी के हाथ चूम लेता है। वही नितिन इन माँ बेटे के प्यार देखते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक नौकरानी उससे टकरा जाती है और कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है नितिन के जूतों पर। सुनीता जी ये देख तुरंत फिकर के मारे उठकर कहती है, नितिन बच्चे। नितिन अपना हाथ दिखाकर, बस मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना प्यार और ये हमदर्दी अपने बच्चों के लिए बचा कर रखिए। ये बोल नितिन वहां से चल जाता है। वही सुनीता जी अपनी आंखों से आंसू पोंछ सोनी की तरफ पलटकर कहती है, सोनी तू कृति को अपने कमरे में ले जा, आज से कृति वही रहेगी, क्योंकि कृति को हम इस हाल में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सोनी हंसते हुए, अरे माँ इससे बढ़िया बात और क्या ही होगी, आखिरकार मुझे एक पार्टनर मिल गया मेरे सीक्रेट्स शेयर करने के लिए। ये कहते हुए सोनी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सोनी कृति को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बातें करने लगती है और कृति को हंसाने लगती है और खुद भी हंसने लगती है। वही ये देख वीना मन ही मन गुस्से में उबलते हुए कहती है, तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती की है सोनी, इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगी। तुझे मैंने सड़क पर अकेला रोते ना छोड़ा तो मेरा नाम भी वीना खन्ना नहीं। ये बोल वीना खन्ना अपने पैर पटकते हुए चली जाती है वहां से। वही विन्या के घर में देव ने अपने चेहरे का नकाब उतार दिया था। ये देख विन्या ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की थी, जैसे उससे बहुत पहले से पता था इस नकाब के पीछे कौन छुपा है। देव विन्या का हाथ खींचकर उससे दीवार से लगा देता और फिर उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, क्या हुआ, डर गई इस नकाब के पीछे के चेहरे को देखकर, या हैरान हो गई या फिर पहचान ही नहीं पाई? ये बोल देव विन्या के मुंह को अपने हाथों से भींचते हुए कहते हैं, नहीं विन्या तुम मुझे नहीं भूल सकती, नहीं तुम अमीश पटेल को नहीं भूल सकती, जो तुम्हारी नरक भर जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तुम उस अमीश पटेल को नहीं भूल सकती जिसके आगे तुमने अपने भाई की जान की भीख मांगी थी। कितनी अच्छी थी ना वो विन्या, एक बार मुझे फिर से वही रूप देखना है विन्या तुम्हारा। बस एक बार फिर पक्का मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। फिर अपनी पकड़ कसते हुए अमीश कहता है, तुम्हारा भाई तो कह रहा था तुम शेरनी हो। नहीं विन्या तुम शेरनी नहीं हो, तुम एक नादान बच्ची हो जो बिना सोचे समझे अकेले ही एक खूंखार जानवर के पिंजरे में चली आई हो, बिना इसका अंजाम जाने कि वो खूंखार जानवर तुम्हें मार भी सकता है, खा भी सकता है। ये सुन विन्या अपनी लात घुमाकर अमीश के पेट में मारती है और एक थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकलकर कमरे को लॉक कर देती है। फिर कहती है, आज के बाद अपने आप को खूंखार जानवर कहकर जानवर की भी बेइज्जती मत करना, तुम उससे भी गए गुजरे हो। ये सुन अमीश कहता है, फिर वही गलती विन्या, जितना तुम मुझसे भागोगी उतना तुम मुझे अपने करीब पाओगी। ये बोल अमीश गेट को लाते मारकर तोड़ने लग जाता है। ये देख विन्या सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी घड़ी देखती है और फिर कहती है, बस 20 मिनट और झेलना है मुझे इस जंगली को। तभी अमीश गेट तोड़कर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसने अपने हाथों में कील वाले ग्लव्स पहन रखे थे। अगर एक बार भी गलती से वो अब विन्या को पकड़ लेता है तो सारे कील विन्या की बॉडी के अंदर चले जाते। अमीश धीरे धीरे नीचे आता हुआ कहता है, तुम्हारे घर वाले आएंगे दोपहर को, अभी हुए हैं 11:10, चलो तब तक खेलते हैं। ये कहते हुए अमीश अपने हाथों को रगड़ते हुए विन्या की तरफ बढ़ने लगता है। विन्या उससे दूर भागते हुए, आज तक तुम्हारे हाथ में आई तो अब कैसे आ जाऊं? तभी अमीश भी भागते हुआ विन्या की बाजू पकड़ने वाला होता है कि विन्या वास उठाकर उसके सर पर दे मारती है। अमीश के सर से हल्का खून आने लगता है। वो फिर भी हंसते हुए कहता है, विन्या तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है, लेकिन यही अदा अब तुम्हें महंगी पड़ने वाली है, जितना तुम मुझसे दूर जाओगी उतना दर्द दूंगा मैं तुम्हें। इस वक्त विन्या का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसके चेहरों पर अमीश के हाथों के निशान साफ झलक रहे थे।
वही वन्या फिर से अपनी घड़ी में समय देखती है जहां अभी भी 15 मिनट रहते हैं। वन्या अब एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां अमीश उसके पास आने लगा था और वन्या को अब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता भागने का। तभी वन्या की नज़र एक डंडे पर पड़ती है जो सीढ़ियों की दूसरी तरफ था। अमीश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अब कहाँ जाओगी मेरी प्यारी शेरनी, आना तुम्हें पिंजरे में ही है। जैसे ही अमीश वन्या पर झपटा मारने लगता है, वन्या खाने की मेज के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने लगती है। तभी अमीश भी हरकत में आता है और वन्या का हाथ पकड़ लेता है। वन्या की एक चीख गूंज उठती है पूरे घर में। ये चीख बहुत भयानक थी क्योंकि 2-3 कील उसकी कलाई में चुभ गई थी। वो डाइनिंग टेबल से धड़ाम करके नीचे गिर पड़ती है। तभी वन्या हार नहीं मानती और उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। उसके हाथ से खून बह रहा था, उससे बहुत दर्द हो रहा था। वो इस बात से बेखबर होती है कि कोई उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ा रहा था। ये एक लड़की थी जो वन्या के घर चुपके से आई थी। उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा और नफरत झलक रही थी वन्या के लिए। ये देख अमीश कहता है अपने मन, मुझे नहीं पता तुम्हारी वन्या से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं क्योंकि मेरी दुश्मनी तुमसे भी ज्यादा गंभीर है इस वन्या से। इसलिए मार डालो वन्या को, फिर मैं उसके घर वालों को टॉर्चर करूंगा। ये देख अमीश भी उस लड़की के साथ वन्या की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वन्या को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसने पलटने में देर कर दी। वो लड़की वन्या को चाकू मारने ही लगती है कि कोई बीच में आकर उस लड़की को धक्का दे देता है। वन्या भी पीछे पलटकर देखती है। ये समक्ष के था जो वन्या की चीख सुन दौड़ा चला आया था। तभी अमीश वन्या की तरफ बढ़ने लगता है कि समक्ष उसके मुंह पर एक कसकर मुक्का मारता है। मुक्का इतना ठोस था कि अमीश के 2 दांत टूटकर बाहर आ गिर पड़ते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी समक्ष एक घुमाकर लात मारता है अमीश को। अमीश सीधा दरवाजे से जा लगता है। वही वो लड़की फिर से वन्या को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि एक लड़का आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और एक दूसरी लड़की उसके मुंह पर खींचा कर थप्पड़ मारती है। वही अमीश जहां गिरा था उससे कुछ कदम की दूरी पर नरेंद्र जी और सुमित्रा जी खड़े होते हैं। समक्ष वन्या को उठाकर सोफे पर बैठाता है और उससे ऊपर से नीचे से तक देखता है। तभी उसकी नज़र वन्या के गालों के निशान पर, उसके हाथ पर कील चुभने वाली जगह पर जाती है। ये देख वो एक नज़र अमीश को देख वन्या के हाथ पर अपना रुमाल बांधता है। तभी वन्या सर घुमाकर उस लड़की को देखती और कहती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो प्रिया, मेरी तो तुमसे कोई दुश्मन नहीं। ये देख प्रिया जिसे लक्ष्य था वो लड़का लक्ष्य ही था और उसके साथ सृष्टि थी, ने पकड़ रखा था। झटपटाते हुए गुस्से से कहती है, दुश्मनी नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ वन्या, नफरत। तुम मेरे और लक्ष्य के बीच में आई हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुन सृष्टि गुस्से में प्रिया के मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है, वक्त और हालात देखकर बोलना सीखो। अगली बार वन्या के बारे में ऐसा सोचना तो मार मार कर भरता बना दूंगी तुम्हारा। तभी अमीश ये देख भागने ही लगता है कि समक्ष उसके पास पहुंचकर उसकी टांग से पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाकर रूम को पीछे से बंद कर देता है। तभी एक खतरनाक चीख सुनाई देती है सबको अमीश की। ये देख वन्या मन ही मन मुस्कुरा उठती है और अपने मन में कहती है, नाउ माई हंक इज इन डेविल मोड। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जा रुकती है जहां वो कुछ लोगों को देखकर शॉक हो जाती है। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 68, देव की कड़वी सच्चाई। आइए अपनी कहानी जारी रखें। निमित इस वक्त एक बड़े से होटल में बैठकर आने वाले क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और रिचेक करने लगा अपने डॉक्यूमेंट्स। तभी एक वेट्रेस मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसके टेबल पर कॉफ़ी रखने लगती है। तभी वो टेबल पर रखे पानी पर जानबूझकर हाथ मारती है। वो सारा पानी निमित की जीन्स पर आ गिरता है। वेट्रेस हड़बड़ाते हुए, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकलवाएगा प्लीज़ सर, आई एम रियली सॉरी। निमित उसे शांत करते हुए, रिलैक्स रिलैक्स, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ये सिर्फ एक पानी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट काम डाउन, शांत हो जाओ। ये कहकर निमित वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
वही वो वेट्रेस उसके जाने के बाद एक आदमी को देख थम्स अप करती है। वो आदमी मुस्कुराकर उसके पास आता है और उससे पैसे देकर जाने को कहता है। फिर वो जल्दी से निमित के असली डॉक्यूमेंट वाली फाइल उठाकर नकली डॉक्यूमेंट वाली फाइल उसकी जगह रख देता है और वहां से मुस्कुराकर चला जाता है। वही ये सब स्वराज अपने केबिन में बैठकर लाइव देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, पहली सीढ़ी हमने पार कर ली बाइसा, अब दूसरी सीढ़ी की बारी। ये बोल वो कुछ सोचता है, फिर किसी को फोन करके कुछ समझाने लगता है। वही करनाल में समक्ष अमीश को घसीटते हुए एक कमरे की तरफ ले जाने लगता है। ये देख अमीश हाथ पैर मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे छोड़ो, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं इस घर को ब्लास्ट कर दूंगा और देव जहां बंद है वहां एक जहरीली गैस छोड़ दूंगा जिससे सिर्फ वो 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अमीश ऐसी कहीं धमकियां देती है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समक्ष भी बिना रुके उसे एक कमरे में ले जाता है, उसकी एक टांग से खींचकर फिर पीछे से उस कमरे को बंद कर देता है। ये देख अमीश हंसते हुए खड़े होकर कहते हैं, ओह तो अब तुम आए हो मुझे मारने और वन्या को बचाने। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आज तुम्हें उससे बचा लिया लेकिन जब भी मुझे मौका मिला मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। कब तक बचा? तभी अमीश के मुंह पर एक लात पड़ती है जो समक्ष ने मारी थी। अमीश दूर जाकर गिरता है, फिर अपने मुंह का खून साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी बीवी शेरनी नहीं है, वो एक लोमड़ी है जो इंसान के दिमाग से खेलती है, तुम्हारे दिमाग से भी खेल रही है। तभी अमीश के पेट पर एक पंच पड़ता है, वो बहुत बुरी तरह खांसने लग जाता है और फिर हल्के हल्के हंसते हुए कहते हैं, सुना है तुम्हारी बीवी का पहला आशिक मारा गया और फिर तुम उसके आशिक बन गए। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वो चीज़ ही बड़ी कमाल की है, मुझे ही देख लो मैं खुद उसका दीवा। तभी समक्ष उसके दस्ताने का कील निकालकर उसकी कलाई में चुभा देता है। अमीश दर्द के मारे चीख पड़ता है। ये देख समक्ष वो कील निकालता है और फिर चुभा देता है। ये प्रोसेस वो 4 से 5 बार दोहराता है। अमीश लगातार दर्द से चीखे जा रहा था। बाहर ये देख वन्या मन ही मन मुस्कुरा उठती है और अपने मन में कहती है, नाउ माय हंक इज इन डेविल मोड। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जा रुकती है जहां अनिका देव को लेकर खड़ी थी। उसने देव के एक बाजू अपने गले में डाल रखी थी और दूसरे हाथ से देव को सहारा दे रखा था। देव की हालत बहुत खराब थी, देव को काफी टाइम तक भूखा रखा गया था। उसके चेहरे और बाकी बॉडी पर भी नील और चोट के निशान थे। ये देख वन्या का मन करता है कि वो कमरे में जाकर अमीश की बॉडी पर भी यही निशान दे, लेकिन ये सोचकर मन शांत कर लेती है, उसका ये अरमान उसका डेविल पति पूरा कर देगा। फिर वन्या भागकर जाती है और देव के गले लग उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाती है। लक्ष्य प्रिया को चेतावनी देकर घर से बाहर भेज देता है कि वो उससे बाद में निपटेगा। वहीं अंदर अमीश के बाजू में भी हर जगह कील चुभे पड़े थे। दर्द के मारे अब उसके मुंह से आवाजें आनी भी बंद ही गई थी। तभी समक्ष को वन्या के गालों के निशान दिखते हैं। ये देख समक्ष अमीश का हाथ पकड़कर मोड़ देता है। एक और चीख गूंज उठती है उसकी, समक्ष ने उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। समक्ष इन चीजों में एक्सपर्ट था, बिना ज्यादा मेहनत किए वो इंसान की सारी हड्डियां तोड़ सकता था। तभी समक्ष उसके दूसरे हाथ का भी यही हाल करता है और जाने लगता है कि अमीश अभी भी बेशर्म के तरह लड़खड़ाते हुए पैरों के बल खड़े होते हुए हंसते हुए कहते हैं, कभी सोचा है अगर वन्या को तुम्हारा सच पता चला तो क्या करोगे? उससे तुम्हारी दुनिया में ले जाने की जो शर्त है, अगर उसने पूरा करने से मना कर दिया तो क्या करोगे? अपनी दुनिया छोड़ोगे या उससे? ये सुन समझ पीछे पलट कर अमीश को देखता है और तेज कदमों से उसकी तरफ जाते हुए उसका सर पकड़कर सामने दीवार पर दे मारता है। फिर पीछे से उसके बाल पकड़कर धीमी आवाज में कहता है, मेरी बीवी के इतने रूप है कि वो तुम जैसों को मिनटों में कच्चा चबा जाए। वो वक्त आने पर शेरनी भी बन जाती है और एक लोमड़ी भी। वैसे तो मैं अब तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी कभी मेरी बीवी से उलझने का ख्याल आए तो अपना हाल याद कर लेना, और वो मेरी दुनिया में जरूर आएगी क्योंकि उससे आना पड़ेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। ये बोल वो अमीश को छोड़ देता है। अमीश अब बेहोशी में चला गया था। बाहर लक्ष्य और सृष्टि देव और वन्या से सारी सच्चाई जानना चाहते थे। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है उसकी जो बदला लेने के लिए घर तक चला आया।
देव ये सुन पुरानी यादों में खोए हुए कहता है 12वीं के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो 2-3 महीने अच्छे कटे, लेकिन फिर मेरी दोस्ती उसी कॉलेज के एक सबसे फेमस ग्रुप से हुई। पता ही नहीं चला कब मैं उन लोगों में इतना ज़्यादा शामिल हो गया कि मेरा पूरा कॉलेज टाइम उनके साथ बीतने लगा। उसी ग्रुप का लीडर था ये अमीश पटेल, जो ड्रग सप्लाई करता था कॉलेज में और भी कहीं गैर कानूनी काम थे अमीश के। ये ड्रग की आदत इसने मुझे भी लगवा दी। मैंने घर आना छोड़ दिया, सारा दिन मेरा नशे में निकलता है और उनके साथ ही गुजरता। ये चीज़ मम्मी पापा को बहुत चिंता में डाल रही थी। उन्होंने कई बार मुझे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। लड़ झगड़ कर मैं फिर उनके पास पहुंच जाता। ये सिलसिला करीब 3 महीने तक चला। जब कॉलेज के सभी एग्जाम में फेल हुआ तो घर में इस चीज़ को लेकर बहुत कलेश हुआ। मेरी हालत दिन भर दिन बाद से बदतर होती गई। मेरे नशे की आदत मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। वन्या मम्मी पापा खूब रोने लगे जब मैं एक रात घर ही नहीं आया और मेरा कुछ पता भी नहीं चल रहा था। उसी दिन वन्या का 12वीं का रिजल्ट आया था। वो रात को बिना किसी को बताए मुझे ढूंढने निकल पड़ी। रात के 12-1 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, वन्या गली गली भटक रही थी। मेरे लिए हालांकि इसकी उम्र छोटी थी, लेकिन समझदारी मुझसे भी ज़्यादा। ये किसी तरह मुझे ढूंढकर उस जगह पहुंच गई जहां एक लड़की को, क्या किसी शरीफ इंसान को नहीं जाना चाहिए, अमीश ने मुझे बांध कर रखा हुआ था एक पेड़ से। वो उस रात मुझे बाहर के देश में बेचने वाला था। वन्या ने बहुत कोशिश की वो चुपचाप मुझे वहां से लेकर निकल जाए, लेकिन मैं नशे में इतना अंधा हो गया कि मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अमीश के एक आदमी ने वन्या को देखा लिया और उसके बालों से पकड़कर अमीश के पैरों में फेंक दिया। अमीश उस वक्त नशे में था। उसने वन्या को भी अपना शिकार बनाना चाहा। इससे पहले अमीश अपने गंदे इरादे में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही उसे वहां पुलिस के आने की खबर मिली। वो हड़बड़ाकर सारा काम समेटने लगा। जब तक उसे मेरा ख्याल आया, वन्या किसी तरह मुझे वहां से लेकर भाग निकली। हमें लगा ये बात यही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वन्या ने वहां जाकर उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था। उसके 2-4 दिन बाद ही उसने वन्या को किडनैप कर लिया और उसने वन्या को एक जगह जाकर पटक दिया। वन्या ने कोशिश की भागने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हम सब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी वन्या के जिंदा मिलने की। माँ और पापा दिन रात रोते रहते थे और मैं गिल्ट से इतना भर गया कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे पता चला कि वन्या चंडीगढ़ में है। अमीश ने उससे बहुत टॉर्चर किया था। जब मैं उस जगह पहुंचा तो देखा वन्या के सारी बॉडी पर चोट के निशान थे। उसके सर से खून बह रहा था। अमीश ने उसके सर पर लोहे की रॉड से वार किया था। वन्या के हाथ पैर पर भी चाकू से काटने के निशान थे। मैं वन्या इलाज करवा उसे वापस करनाल लाना चाहता था, लेकिन वन्या ने मना कर दिया। होश में आने के बाद वन्या की आंखों में कुछ था जो कोई समझ नहीं पा रहा था शायद मैं भी नहीं। मैंने वन्या को उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद को भी काम में इतना डूबा लिया कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। मैं एक वो बदनसीब भाई था जिसने अपनी बहन की हंसती खेली जिंदगी खुद अपनी गलतियों की वजह से उजाड़ दी थी। तभी सृष्टि ने पूछा, लेकिन भाई अब वो वापस क्यों आया था? ये सुन वन्या भी देव को देखने लगती है। इस सवाल का जवाब उससे भी चाहिए था। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल रिव्यूज़।